सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय दूसरा, नए राजा और उनके राज्य, भाग दूसरा। और इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं धन के लिए युद्ध, अल्बेरुनी का परिचय, पृथ्वीराज तृतीय का परिचय, उरयूर से तंजावुर तक चोल वंश की स्थापना और भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला का परिचय इस अध्याय में देखेंगे। मुद्दा है धन के लिए युद्ध। आपको बताना चाहूंगा कि उस जमाने में जो राजे लोग होते थे वो हमेशा झगड़ा इसीलिए करते थे कि वो एक दूसरे पर आक्रमण करके वहां से लूट लेकर आएंगे, उसको लूटेंगे, वहां का धन लेकर आएंगे। इस तरह की उनकी मंशा होती थी। और प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था और वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखेंगे, एक वांछनीय क्षेत्र था जिस पर हमेशा संघर्ष होता रहता था, जो है गंगा घाटी में कनौज नगर। इस पर नियंत्रण करना चाहते थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक। और जब ये 3 शासक थे, 1, 2 और 3, और इसीलिए इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे और इसीलिए इसको क्या कहते थे? त्रिपक्षीय संघर्ष। शासक हमेशा बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने की कोशिश करते थे। और जब कभी कोई आक्रामक शासक आता था तो सबसे पहले वह मंदिरों को ही निशाना बनाते थे, क्योंकि उस जमाने में मंदिरों में ही ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति और धन मौजूद होता था। इसी तरह से जो अफगानिस्तान का गजनी का सुल्तान है महमूद, वो हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था और यहाँ के संपन्न मंदिर लूटकर वो चला जाता था। और मंदिर लूटकर जो संपत्ति प्राप्त होती थी वह गजनी, जो उसकी राजधानी थी, उसको वैभवशाली राजधानी के निर्माण कार्य में वो खर्चा करता था। इस तरह से धन के लिए ही युद्ध किया जाता था। बहुत सारे युद्धों के उदाहरण जो है वो केवल धन के लिए ही किए जाते थे। ये जैसे गजनी का सुल्तान महमूद, इसने इसी प्रकार के उद्देश्य से ही भारत पर हमला किया, मंदिरों को लूटा, मंदिर को लूटकर वो अपनी वैभवशाली राजधानी को बनाने का प्रयास किया। जब सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, वो खुद नहीं जानता था कि उसने कितना प्रदेश जीता था, कितनी संपत्ति जीती थी। और इसीलिए अल्बेरुनी नामक एक विद्वान पंडित था, उसको उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंप दिया इस पर। और इसने अरबी में एक कृति बनाई, एक रचना बनाई जिसका नाम है किताब अल हिंद। किताब अल हिंद, और इन्होंने यह अरबी भाषा में लिखी। जब अल्बेरुनी इस रचना का निर्माण कार्य कर रहा था तब उसको कुछ जानकारी भी लेनी थी, और इसीलिए उन्होंने जो संस्कृत पंडित होते थे उन संस्कृत पंडित विद्वानों से उन्होंने परामर्श किया। तब कहीं जाकर ये उसकी अल हिंद रचना पूरी हुई थी। अगर हम आज देखेंगे तो आज के इतिहास में आज के इतिहासकार आज भी उस जमाने का इतिहास जानने के लिए इस किताब को विश्वसनीय और अधिकृत समझते हैं। युद्ध करने वाले जो दूसरे राजा है वह सुल्तान महमूद की तरह चाहमान भी थे।
जो बाद में चौहान के रूप में जाने जाने लगे। चाहमान मतलब चौहान। और ये इनका जो इलाका था वो दिल्ली और अजमेर के पास ही इनका राज्य था, और वो अपने आसपास के इलाके पर और राज्य करने की कोशिश करते थे यह चाहमान। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जब गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों ने उससे टक्कर लेनी पड़ी। और चाहमानों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। और इसका युद्ध 1168 से लेकर 1192 के बीच इसका कार्यकाल है। और इसने सुल्तान मोहम्मद गोरी जो अफगान शासक था, इसको इन्होंने 1191 में लड़ाई में हरा दिया, और सुल्तान मोहम्मद गोरी को उन्होंने छोड़ दिया, उसको माफ कर दिया। लेकिन आगे जाकर दूसरे ही साल मोहम्मद गोरी भूला नहीं, उन्होंने बदला लेने की ठान ली, और फिर से दोबारा दूसरे साल ही मतलब 1192 में उसने पृथ्वीराज तृतीय पर हमला कर दिया। और इस तरह से पृथ्वीराज तृतीय जो बेसावध होने की वजह से वो लड़ाई में हार गया, और लड़ाई में हारने के बाद वो मोहम्मद गोरी द्वारा उसको मारा गया। तो इस तरह से एक दूसरे पर आक्रमण करने में ये इस तरह का प्रचलन चलता था। दोस्तों, आपके लिए एक यहाँ स्वाध्याय दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 वो आपको लिखना है और उसको सॉल्व भी करना है। लोगों को राजा अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। दूसरा, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को घोषित कर देते थे। तीसरा, शुरुआत में महाराष्ट्रकूट कर्नाटक के राजाओं के अधीनस्थ थे। चौथा, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक इसको माना जाता है। पांचवा, दंती दुर्ग ने यह अनुष्ठान किया था। छठवां, कल्लन की रचना से इस राज्य पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास का पता चलता है। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते थे। इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक थे। 9, अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान महमूद ने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम इस विद्वान को सौंप दिया था। 10वां, इसकी यह रचना अल बेरूनी की है। 11, चाहमान जिसको हम चौहान बोलते हैं, इन्होंने इस आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। 12, यह किताब अल हिंद की रचना के विद्वानों ने अल बेरूनी को सहयोग दिया। कौन सी भाषा के विद्वान है वो बताना है आपको। 13, पृथ्वीराज तृतीय इस साल मोहम्मद गोरी के हाथों हार गया। 14, सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है, ये आपको अर्थ लिखना है। दोस्तों, इसके आंसर्स जवाब है वो अगले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। यहाँ मानचित्र क्रमांक 2 दिया गया है। यह चोल राज्य और उसके पड़ोसी को राज्यों को दिखाया गया है। ये दक्षिण भारत का जो इलाका है वो चोल राज्यों का इलाका है, यहाँ दिखाया गया है उसके पड़ोसी राज्य। अगला मुद्दा है उरायूर से तंजावुर तक, जहां चोल राज्य की स्थापना की जाती है। अभी चोल राज्य की स्थापना किस तरह से हो गई थी? कावेरी डेल्टा रीजन में मुट्टरियार मुखिया की सत्ता थी, और वे कांचीपुरम के जो पल्लव राजे थे उनके यहां मातहत थे। जब विजयालय और मुट्टरियारों के बीच में काफी मनमुटाव हो गया तो विजयालय ने मुट्टरियारों को हराया और तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। इस तरीके से विजयालय ने चोल राजवंश की स्थापना की। आगे जाकर विजयालय के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने भी अपना क्षेत्रफल और शक्ति को बढ़ाते रहे, और उसमें से उनके उत्तराधिकारियों में राजराज प्रथम यह शक्तिशाली चोल शासक के रूप में उभर कर आए।
आगे जाकर 985 में राजराज प्रथम 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया और आगे जाकर राजराज का पुत्र राजेंद्र प्रथम, इसने अपने पिता के ही नीतियों का अनुसरण किया और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के अभियानों के लिए उन्होंने जल सेना बनाई। खास बात यह है कि जो चोल राजाओं की जो उपलब्धि है, उन्होंने इन इलाकों पर श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के इलाकों में जब उनको साम्राज्य विस्तार या अपना प्रभाव जमाने की उन्होंने कोशिश की, तो उस वक्त उन्होंने जल सेना की स्थापना की, जहाज़ों का निर्माण कार्य किया। जल सेना निर्माण करके उन्होंने अपने पड़ोसी जो समुद्र के इलाकों में जो प्रदेश थे, उस प्रदेशों को नियंत्रित करने के लिए जल सेना का उन्होंने इस्तेमाल किया। जब हम चोल साम्राज्य की बात करते हैं तो उनके भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला ये बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम, इन्होंने बनाए गए तंजावुर शहर और गंगईकोंडचोलपुरम प्रसिद्ध है भारत में। और उस वक्त चोल मंदिर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए और यह मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई थी और उस दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। और इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वहन करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, मंदिर के लिए काम करते थे। उसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे पुरोहित है, मालाकार है, बावर्ची है, मेहतर है और इस तरह के लोग होते थे। अन्य लोगों में देखते हैं संगीतकार थे, नर्तक थे। अगर अन्य भाषा में अगर बोलेंगे, मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। इस तरह के कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी जो दुनिया में मशहूर होती थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवताओं की, क्योंकि लोगों की आस्था होती थी। लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी होती थी, जो देवी देवताओं के साथ साथ भक्त जो लोग होते थे, उन देवताओं के जो भक्त होते उनकी भी मूर्तियां बनाई जाती थी। तो इस तरह से चोल काल में मंदिर बनाने की और मूर्तियां बनाने का प्रचलन हुआ, जो कांस्य मूर्ति कला जो है वो प्रसिद्ध है। और इस तरह से हम यहाँ रुकते हैं और इसी लेसन का अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे।